गुड आफ्टरनून देवांशी, कैसे हाल है, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस हम भी बढ़िया है। गुड आफ्टरनून अंजलि, बढ़िया है सब लोग, अच्छे हैं सब बच्चे? स्टार्ट करेंगे क्लास 2 मिनट में। तब तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, किसी भी तरह का। सर आप आज क्या कराओगे? वाओ, गुड क्वेश्चन। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? नहीं मतलब ये जो पीपीटी है इसमें हाँ अंजलि, एक सेकंड, हिमांशी बोलो आप, फिर अंजलि आपकी बात सुन लूंगा। पीपीटी के आगे क्वेश्चन कराओगे? जी ठीक है, फिर आज लास्ट क्लास होगी हमारी। आज मतलब अब मुझसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा आपका? नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट की लास्ट क्लास होगी। हाँ तो होगी तो आज, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास लास्ट हो जाएगी, उसके बाद बदल करेंगे फिर। क्योंकि ये लास्ट दे रखी है ना सीटिंग अरेंजमेंट की। अच्छा तो इस वीक क्लास नहीं होगी ना फिर? कि नेक्स्ट वीक क्या टॉपिक लगे नेक्स्ट क्लास के लिए? नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? आज वेडनेसडे है ना, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल डाल रखा है। अगर हो जाएगा तो पजल कर लेंगे, नहीं तो सिटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, कोई खास बात थोड़ी ना है। चलो ठीक है। अंजलि आप क्या कह रहे हो? सर वर्कशीट से एक प्रॉब्लम थी। अच्छा वर्कशीट। अच्छा हाँ कल जी वर्कशीट शेयर कर दी थी कल मैम ने आपके साथ? यस सर। ठीक है, तो एक काम पूरी कर ली वर्कशीट? यस सर। वेरी गुड। तो एक काम करेंगे, वर्कशीट के क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्लास पजल की नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे वर्कशीट पे, ठीक है? ओके सर। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको करने को बोला था ना। कितने लोगों ने ट्राई करा और कितने लोगों से हो गया? नहीं हुआ? ओके ठीक, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है? 10 persons are sitting in two parallel rows containing 5 persons in each. Okay. In row 1, A, B, C, D are sitting and all of them are facing south direction. In row 2, P, Q, R, S, T are sitting and all of them are facing north direction. In the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. Moreover, each of them belongs to different country: Australia, Brazil, Bulgaria, Belgium, Japan, India, Romania, Indonesia, Iran, Russia, but not the same. सर ये अपना बड़ा कर लो स्क्रीन, मैं बड़े ही करती हूँ ना, तो ये जो म्यूट वाला ऑप्शन है ये वाला आता है ना, ये वाला नहीं आ पाता, फिर मेरे को बोलना भी पड़ता है बीच में। ठीक है अभी? हाँ अब ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। There are only two persons sitting between the Australian who sits at an extreme end and E. यानी कि ऑब्वियसली बात है, अगर E और ऑस्ट्रेलियन के बीच में दो लोग हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला पर्सन है वो ऊपर वाले रो में आएगा। और उसमें क्या लिखा है? There are only two persons sitting between the Australian who sits at an extreme end and E. यानी कि या तो ऑस्ट्रेलियन वाला पर्सन इस वाले एंड पे आएगा, तो 1 2 E आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगी?
सेकंड रुको, स्पेस मेरे को थोड़ा कम पड़ रहा है। या तो ऑस्ट्रेलियन वाला पर्सन इस तरफ आ जाएगा, एक दो ई यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये दो कंडीशन बन सकती है इसमें, ठीक है। आगे P who sits in the middle of the row, यानी कि P who sits in the middle of the row is not an immediate neighbor of Q। इसका मतलब क्या है कि P और Q immediate neighbor नहीं है। P who sits in the middle of the row is not an immediate neighbor of Q who is not an Russian, यानी कि जो Q है वो रशिया से बिलोंग नहीं करता है। Q who is not a Russian। T is sitting at an extreme end, तो T is sitting at an extreme end यानी कि यहाँ भी आ सकता है T, यहाँ भी आ सकता है, इसमें यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। E a Japanese sits on the immediate right of the person from Brazil, तो क्या लिखा है यहाँ पर E a Japanese, यानी कि जो E है ये कौन से कंट्री से है, जापान से है। E a Japanese sits on the immediate right of the person from Brazil, यानी कि ब्राजील इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पर जापानीज यहाँ है तो ब्राजील इस एंड पे आएगा। E a Japanese sits on the immediate right of the person from Brazil and, अब ये एंड के बाद पे किस लिए जाएगा, E के लिए। E a Japanese sits on the immediate right of the person from Brazil and faces the immediate neighbor of Q। जो E है वो किसको फेस करके बैठा है, इमीडिएट नेबर ऑफ Q के। अब मुझे बताओ E किसको फेस करके बैठा है, इमीडिएट नेबर ऑफ Q के। तो ऑब्वियस की बात है कि अगर T को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ जहाँ पे ये प्लेस नीचे वाली कंडीशन में यहाँ पे, तो E Q के इमीडिएट नेबर को फेस ही नहीं कर पाया क्योंकि दोनों तरफ जो नेबर्स है वो किसी ना किसी और से क्या बोलते हैं बैठे हुए गिरे हुए हैं, तो ऑब्वियस की बात है T यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर Q आएगा यहाँ पे। अब देखो हो गई ये लाइन, E a Japanese sits on the immediate person from Brazil and faces the immediate neighbor of Q। सिमिलरली ऊपर वाली कंडीशन में देखोगे तो T यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई कहानी, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। B is not sitting at the extreme left end। B is not sitting at the extreme left end। अब इस लाइन का यहाँ पे दो मतलब होते हैं, एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक अगर लिखा होता है B is not sitting at the extreme left end, और एक लिखा होता है लाइन B is not sitting at the extreme left end of the row। इन दोनों बातों में फर्क है कुछ, इन दोनों बातों में फर्क है कुछ, फर्क है इन दोनों बातों में कुछ। बोलो बच्चों, यहाँ पे फर्क है। देखो अगर यहाँ लिखा है B is not sitting at the extreme left hand, इसका मतलब क्या है, जो जनरली लेफ्ट हैंड होता है यानी कि ये वाला, चाहे नॉर्थ या साउथ को मैं देखू नहीं, नॉर्थ और साउथ को नहीं देखू, तो जनरली मेरा ये वाला लेफ्ट होता है और ये वाला मेरा राइट होता है। और अगर यहाँ पे लिखा होता B is not sitting at the extreme left hand of the row, तो मुझे ये देखना पड़ता कि B कौन से रो में बैठा है, नॉर्थ फेसिंग वाले में या साउथ फेसिंग वाले में। अगर नॉर्थ फेसिंग वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साउथ फेसिंग वाले में है तो उसका लेफ्ट वही होता जो साउथ फेस करते वक्त होता। बट यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, इसका मतलब ये है कि B
यहाँ पे नहीं बैठा होगा। कहाँ पे नहीं बैठा होगा? तो ये देखो, बी यहाँ पे नहीं बैठेगा। सिमिलरली बी इस केस में यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक, आगे चलते हैं। पी इज नॉट फ्रॉम ईरान, तो पी आपका ईरान से नहीं है। सर एक जैसे यूं होता बी इज नॉट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो आप क्या लिखते? तो बी यहाँ नहीं आता। फिर जब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो दिया गया है तो मैंने क्या बताया, तो वो ही देखा जाएगा कि वो कौन से रो में बैठा है, नॉर्थ फेसिंग वाले रो में बैठा है या साउथ फेसिंग वाले रो में बैठा है। क्योंकि फिर अगर लेफ्ट एंड ऑफ द रो बोला है तो रो के अकॉर्डिंग फिर लेफ्ट मार्क होगा, लेकिन अगर नहीं बोला, सिर्फ लेफ्ट एंड बोला है, तो हमारा एक्चुअल राइट और लेफ्ट एक साथ चलेगा। ठीक है। P is not from Iran. There is only one person between C and D who is from Australia, यानी कि who is from Australia, D is from Australia, तो D यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है? There is only one person between C and D, तो C आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ तो क्या लिखा है? D आपका यहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से, तो C यहाँ आ जाएगा। अब आपको पता है B यहाँ नहीं आ सकता, तो B ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा और A ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर तो कुछ कह नहीं सकते, B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक, आगे एस एन इंडियन, तो एस कौन है? एस एक भारतीय नागरिक है। एस एन इंडियन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द रशियन, तो जो एस इंडियन है ये किसका नेबर है? रशियन का नेबर है। ठीक है, एंड डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बल्गेरिया। बहुत सारी बातें दी गई है। एस एक तो इंडियन है, उसका जो नेबर है वो रशियन है, और जो एस इंडियन है ये किसको फेस करके नहीं बैठा? डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बल्गेरिया, तो इसके सामने जो पर्सन है बल्गेरिया वाला पर्सन नहीं आएगा। ठीक, आगे आर हु इज फ्रॉम बेल्जियम। आर कहां से है आपका? आर आपका बेल्जियम से है। आर हु इज फ्रॉम बेल्जियम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम ईरान। आर जो बेल्जियम से है किसका नेबर है? ईरान का नेबर है। ईरान हु इन टर्न, यानी कि जो ईरान वाला पर्सन है, हु इन टर्न फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द जापानीज, यानी कि इसका मतलब समझो पहले इस बात का। दो तीन मतलब है, दो तीन मतलब नहीं, दो मतलब है, मतलब काफी मतलब है इसमें। जैसे कि पहली बात क्या दे रखी है कि आर एक बेल्जियम से है, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम ईरान। ठीक, ईरान हु इन टर्न फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द जापानीज। तो अगर मैं नीचे वाले केस की बात करता हूँ, ऐसे ई है, तो ई जापानीज है, यानी कि ईरान वाला पर्सन या तो पी होगा या क्यू होगा। ठीक, अब पी आपका ईरान से नहीं है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि पी इज नॉट फ्रॉम ईरान, यानी कि अब यहाँ पे ईरान से कौन होगा? क्यू हो जाएगा, और आपका क्यू यहाँ से ईरान, मतलब आर यहाँ आ जाएगा जो कि बेल्जियम से है। ठीक, एस यहाँ आ जाएगा जो कि एक इंडियन है, और एस जो इंडियन है वो रशियन को फेस करके बैठा है, यानी कि रशियन कौन हो जाएगा? सॉरी, रशियन को फेस करके नहीं, रशियन के साइड बैठा है, तो अभी वो कौन हो सकता है? रशियन, या तो पी हो सकता है या टी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसी चीज की ऊपर बात करते हैं। ये आपका जापानीज है। ठीक है, और जो जापानीज है, जो ईरान वाला पर्सन है, वो जापानीज क्या लिखा है यहाँ पे? हु इन टर्न फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द जापानीज। तो जो ईरान वाला पर्सन है तो जापानीज के इमीडिएट नेबर को फेस करके बैठा है, तो पी आपका ईरान से नहीं है, तो क्यू आपका ईरान से हो जाएगा। ठीक, और यहाँ आर जो कि बेल्जियम से। ठीक, एस इंडियन आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई बात? तक क्लियर हुई बात सब लोगों को? चलो अब देखो, देयर आर टू पर्सन बिटवीन द रोमानिया एंड द बल्गेरिया। बल्गेरिया के बीच में दो पर्सन बैठे हैं। तो अगर मैं देखो इस वाले केस की बात करता हूँ, ये जो मैंने ब्लैक से किया है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? पहले बच्चों इस बात को समझो, क्या कह रहे हैं? देयर आर टू पर्सन बिटवीन
द रोमानियन एंड द बल्गेरियन, रोमानियन और बल्गेरिया के बीच में 2 पर्सन है। रोमानिया और बल्गेरिया के बीच में 2 पर्सन है। तो मुझे एक बात बताओ, नीचे यहाँ पर केस 2 के जो नॉर्थ फेस करके बैठी है, क्या इस लाइन में मैं रख सकता हूँ? क्या इस लाइन में रख सकता हूँ? क्योंकि रोमानिया और बल्गेरिया के बीच में 2 लोग हैं, बट यहाँ पर तो ऐसे कुछ केस बन नहीं पाएगा। क्या मैं इसी वाले केस में नीचे में देख सकता हूँ, साउथ फेस करते मैं देख सकता हूँ उस चीज को? रख सकता हूँ क्या नहीं रख सकता? नहीं रख सकता। समझ आई ये चीज? तो इसका मतलब जो नीचे वाला केस है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको कैंसिल कर दो। अब बात आती है केस ये ऊपर वाले केस में, तो जो नॉर्थ फेस करके बैठे वहां तो मैं प्लेस कर नहीं सकता रोमानिया और बल्गेरिया को। क्या मैं कर सकता हूँ? लेकिन मैं ऊपर वाले रूम में कर सकता हूँ। यहाँ से या तो यहाँ पे रोमानिया या बल्गेरिया आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखो एक चीज, यहाँ पर एस बैठा हुआ है ना, यहाँ पे एस बैठा है और एस बल्गेरिया को फेस करके नहीं बैठा था, यानी कि यहाँ पे रोमानिया आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? बल्गेरिया आएगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? हिमांशी ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये है कि नीचे वाला केस तो गलत है आपका। ऊपर वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करो। B is not from Romania आगे। रुक जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है फिर। B इज नॉट फ्रॉम रोमानिया, T इज नॉट फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एस इंडियन है और उसके साथ कौन बैठा? रशियन बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर क्यों रशिया से नहीं है? ये तो रशिया से यहाँ पर होगा कौन फिर? एक सेकंड रुक जाओ। B इज नॉट फ्रॉम रोमानिया, वो चलो ठीक है, वो समझ गया केमिस्ट्री के क्वेश्चन के अंदर। एंड T इज नॉट फ्रॉम इंडोनेशिया। ओके, अगर T आपका इंडोनेशिया से नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है P आपका इंडोनेशिया से हो जाएगा, है ना? और S आपका, ये T आपका रशिया। तो यहाँ पे तो सब कहानी ठीक है। ये टी इंडोनेशिया से नहीं है तो वो कैसे इंडोनेशिया से हो जाएगा? तो कंट्री बची कितनी पहले ये तो देख लिया करो एक बार। तो फिर ए और बी तो पूरी बची हुई हैं। ए और बी उसको तुम छोड़ दो, उसके अंदर वो इंटरचेंज होंगी पोजीशन ए और बी की, बस। कंट्री आ तो चुकी है यहाँ पे बल्गेरिया आ गई, यहाँ पे रोमानिया आ गई, यहाँ ब्राजील आ गई, जापानीज आ गई। बी ना तो रोमानिया और बी ना तो बोला है बल्गेरिया। कहाँ लिखा है बी बल्गेरिया से नहीं है? क्योंकि रोमानिया जो बी रोमानिया से अपोजिट है वो बी रोमानिया से नहीं है। ठीक है, इतनी बात है हाँ। वहाँ पे। ठीक है, अब रुक जाओ, यहाँ पर ऊपर कंट्री से कंट्रियों में कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होगी। मुझे पता चल गया क्वेश्चन में क्या गलती है। ठीक है, अब बाकी बात है, यहाँ पर कंट्री प्लेस हो गई है। अगर टी आपका इंडोनेशिया से नहीं है तो सिर्फ आपका एक ही बना बचा है, वो है पी। तो पी आपका इंडोनेशिया से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पर्सन बचा हुआ है टी, ये आपका रशिया से हो जाएगा। अब रुक जाओ, यहाँ पे मुझे पता है क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, लैंग्वेज की मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आपका टी कहाँ से हो जाएगा? टी हो जाएगा आपका रशिया से। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, B इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, इसको आगे एक्सटेंड करके लिखो लेफ्ट एंड ऑफ द रो, करेक्ट कर लेना। B एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो में नहीं बैठा है। एक सेकंड, अगर B इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो हाँ, तो इसका मतलब ये है कि पर A को यहाँ पर करोगे। अगर ये बात लिखी हुई है कि B इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, इसका मतलब B इस वाली पोजीशन पर नहीं आएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने का। सेकंड वाला कंडीशन फेल हो चुका है, सिर्फ ये कंडीशन थी। इसमें आपको सिर्फ ये ऐड करना है, यहाँ पर ऐड कर लो कि B इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। समझ आया? और कुछ इसमें दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। समझ आई बात हिमांशी? क्या चेंजेस करने को बोले इसमें मैंने? बस ये पहले भी तो नहीं बैठा था बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रूम में।
अरे वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड उधर रो आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड बोलता तो लेफ्ट के हिसाब से होता, लेकिन हमें बिठाना वही पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई और कंडीशन ही नहीं बच रही है। समझ रहे हो इस बात को? मेरे को नहीं आया, क्या नहीं समझ में आई? कुछ सारा आ गया, वही लास्ट में जो आपने ये चेंज कराया ना, फिर या तो पहले मैंने कराते हो। चेंज, तो मुझे क्या पता था क्वेश्चन में क्या होना है? क्या मैं रट के बैठा हूँ क्वेश्चनों को? फालतू बात करते हो। चलो ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करूंगी। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या चेंज कराए हैं? यहाँ पर मैंने आपको सीधा सीधा सिंपल सा मीनिंग बताया है। मैंने बोला था कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि बी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड का मतलब ये है कि आपका लेफ्ट, ठीक है? तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं बी को बिठा नहीं सकता था। क्वेश्चन में आपके साथ साथ कर रहा हूँ, दो कंडीशन बन रही थी क्वेश्चन के अंदर, ये वाली जो कंडीशन थी वो तो कैंसिल हो गई, बनने को चांस नहीं थे। अब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन इधर आके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि बी इज नॉट फ्रॉम रोमानिया, ठीक है? और एस जो इंडियन है वो बल्गेरिया के अपोजिट नहीं बैठा, तो यहाँ पर बल्गेरिया नहीं आ सकता, या रोमानिया ही पुट करना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये लाइन में ये कर दूं ना कि बी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, इसका मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड द रो का मतलब होता है, अगर ये अरेंजमेंट इस तरीके से होता कुछ 1 2 अच्छा 3 आ गया, 4 5, ठीक है, मेरे को आ 1 गया। 2 3 4 5, तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड फिर ये होता साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ नहीं बैठा होता। बट यहाँ पर मैंने जो उठा के इंटरचेंज किया उसे बिठा सकता था। इसका मतलब यहाँ स्टेटमेंट अधूरा है आपका। यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा बी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। समझ आया बाकी लोगों को? ठीक है, ए बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ए कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? ठीक है, how many persons are sitting between F and J when counting from the left of F? एक सेकंड, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये 22। ठीक है सोनाक्षी, आपसे आपने क्वेश्चन खुद से कर लिया था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 खुद से कर लिया था आपने? तो ये जो कंडीशन यहाँ पे फंसी है, इस केस में आपने क्या किया था? यहाँ पे ये जो कंडीशन यहाँ स्टेटमेंट की वजह से फंसी थी, इसका आपने क्या किया था? ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो।
चलो, study the following information carefully and answer the questions given below. 8 persons, that is F, J, K, M, N, P, S and V are sitting around a spiral table. 4 of them are sitting at the corner. And the remaining are sitting in the middle side of the table. The person sitting at the corner faces away from the center. And the person sitting in the middle side of the table faces towards the center. All the information is not necessarily in the same order. F sits at the middle side of the table. N sits at the immediate left of V. Okay. 2 persons sit between F and J, यानी कि या तो ये वाला होगा, या अगर मैं दूसरा केस बना लेता हूं इसमें तो F और एक तो J. V sits at the immediate right of J. ये जो जैसे आप ये 2 केस बना लेते हो, तो आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसमें ना आपने जैसे टी आपको पता नहीं था इधर आएगा या इधर आएगा, आपने दोनों जगह लिख दिया था, तो हम इधर क्यों नहीं दोनों जगह लिखते? लिख लो. आप वो चीज नहीं समझी ना अभी तक. मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंडीशन 2 बने तब तक 2 बना लो, ठीक है. वहां पर अगर 2 कंडीशन ऑलरेडी बनी थी, उनकी और 2 बनाना तो टोटल 4 कंडीशन बन जाती. ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो. 2 कंडीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है. N sits in the immediate left of V. Okay, and J sits. आ गई समझ, ठीक है. V sits at the immediate right of J. ठीक है, तो V sits at the immediate right of J. अब यहाँ क्या लिखा था कि V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन N है, तो अगर V की Q वाली पोजीशन लेता हूं तो N यहाँ पर आएगा, और V की अगर A वाली पोजीशन लेता हूं तो N यहाँ पर आएगा. ठीक है, इतना ज्यादा इसमें जम्बल्ड हो रहा है, तो एक बार में एक केस लेके चलो, ज्यादा बेटर है. गलत होगा दूसरा देख लेते. ठीक है, नेक्स्ट है 3 पर्सन सिट बिटवीन S एंड N. M is an immediate neighbor of S. M is not an immediate neighbor of J. ठीक है, P faces inside, तो P यहाँ जाएगा. ठीक है, इसी में बन गया क्वेश्चन. तो क्या हो जाएगा, F J K रह गया, तो K यहाँ जाएगा. K M N P S V. ठीक है, क्लियर है. जो कंडीशन हमने ली थी वो उसी में क्वेश्चन बन चुका है. ठीक है, मैं शुरू से लेके नहीं समझ आया. अरे इस क्वेश्चन में था क्या समझने के लिए, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है ये. जब मैं कर रहा होता हूँ समझाने के हिसाब से, तब आप बीच में मेरे को टोक देते हो कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों. स्टार्टिंग से लेके 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं अभी तक शुरुआत से एक बात बोल रहा हूँ कि 2 कंडीशन बने तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 की 4 मत करना, चीज को रख देना साइड से. इस क्वेश्चन को खुद से करो. पहली बात तो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको समझ में नहीं आ खुद रहा से है. हो जाएगा. मैं ये वाला देख रही, जो आपने कराया ना, तो नहीं समझ आया. मैंने क्या कुछ और किया है? मैंने ये नहीं समझ आया, आपने एक कंडीशन में कैसे कर दिया, ये चीज नहीं समझ आई मुझे. अरे यार, ये कंडीशन 2 कंडीशन में, तो एक कंडीशन में क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा, तो एक कंडीशन ली थी वो सही हो गया, बात खत्म. दूसरी कंडीशन गलत हो रही होगी. जरूरी है दोनों कंडीशन देख करना. अच्छा, ठीक है. All the information is not necessarily in the same order. F sits at the middle side of the table. F यहाँ आ जाएगा, F को इस केस में यहाँ ले लो. N sits at the immediate left of B. 2 persons sit between F and J. इस कंडीशन में J को यहाँ ले लिया, इस कंडीशन में J को यहाँ ले लिया. V sits at the immediate right of J. और V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा था, N बैठा था, तो N यहाँ आ जाएगा. इस केस में V के इमीडिएट लेफ्ट में N यहाँ आ जाएगा.
3 पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड एन, एस यहाँ आ जाएगा, इस केस में एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, m इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ s, तो m इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ s, ठीक है। m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ j, इस केस में m यहाँ आ जाएगा, और इस केस में एक ही इक्वेशन बचती है m की ये, और यहाँ पर ये भी लिखा कि m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ j, तो ये कट गया। p फेजेस इनसाइड, तो p यहाँ आ जाएगा, और p। How many persons are sitting between f and j when counting from the left of f? How many persons are sitting between f and j when counted from the left of f? तो लेफ्ट ऑफ f से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया अब नहीं आ गया? आ गया। 23 ट्राई करो। खुद से बनाओ क्वेश्चन। हो गया मानसी? कर रही हूँ सर। करो।
टाइम अप हो गया समांशी, हुआ नहीं हुआ? नहीं हो। Study the following information carefully and answer the questions below. 8 persons A, B, C, D, F, G sitting around the rectangular table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners of the table and other 4 persons sit on the middle side of the table. The one who sits at the corner of table faces outside the center. रेक्टेंगल स्क्वायर का जो अरेंजमेंट है ना वो लगभग सेम जैसा होता है, ठीक है। कॉर्नर में बैठे हैं 4 लोग, मिडिल में बैठे हैं 4 लोग। The one who sits at the corner table faces outside the center of the table, ये बाहर देख रहे हैं। And the one who sits at the middle side of the table faces towards the center of the table, और ये केंद्र में देख रहे हैं। हो गया हो। Very good. Person sitting on opposite sides are exactly opposite to each other. F sits at one of the middle side of the table. 2 persons sit between F and D, या तो ये वाली कंडीशन होगी, नहीं तो एक काम करेंगे F और E को इस वाली कंडीशन में नेक्स्ट मान के कर लेंगे, ठीक है, बाद में। पहले इसको लेके चलते हैं। Only one person sit between F and C, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी C आ सकता है, यहाँ पे भी C आ सकता है, बट आगे क्या लिखा है? E does not sit near to C, यानी कि C यहाँ पे आएगा। Either A sits second to the left of H और second to the right of H, इसका मतलब A और H के बीच में एक पर्सन बैठा है। ये तो हुआ इसका मतलब, either A sits second to the left of H और second to the right of H, यानी कि A और H के बीच में एक पर्सन है। One person sits between A and C, यानी कि C यहाँ बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है A यहाँ आ जाएगा, और A और H के बीच में एक पर्सन है तो H यहाँ आ जाएगा। B and G sit opposite to each other, ठीक है, वो वाला अपोजिट पेयर कौन सा होगा? ये वाला। B and G sit opposite to each other. B sits second to the left of B. Okay. अब देखो यहाँ पर, अगर मैं B को यहाँ बैठाता हूँ और G को यहाँ बैठाता हूँ, तो क्या B के, ये लिखा है ना D sits second to the left of B, तो क्या B के सेकंड लेफ्ट में D आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब B को यहाँ नहीं बिठाऊंगा, B को बिठाऊंगा यहाँ पे, G को बिठाऊंगा यहाँ पे। क्या लिखा है? D sits second to the left of B, तो D आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। G does not sit next to F, G does not sit next to F, तो ये कंडीशन ठीक है, गलत नहीं है। इसका मतलब ये जो कंडीशन मैंने मानी थी ये करेक्ट हो गई। समझ आया? सर एक बार ये वाली बात बताना, ऑन अपोजिट साइड आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। क्या मतलब है इसका, आप बताओ। तो ये लग रहा है जैसे जो अपोजिट आमने सामने बैठे हैं ना, उनकी जो जो डायरेक्शन है ना वो अलग है, वो एक उधर देख रहा है तो दूसरा देख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्शन के बारे में कुछ कही है उसने यहाँ पे? सिंपल सा मीनिंग है। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब ये होता है कि अगर ये बंदा यहाँ बैठा है तो इसके जस्ट सामने होगा दूसरा बंदा। ऐसा नहीं है कि अगर ये बंदा यहाँ बैठा है तो ये बंदा यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब बिल्कुल सामने। तो उस लाइन का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इग्नोर किया था, ठीक है। इस लाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। समझ आया? मतलब वो बैठे हैं, मतलब कि एक लाइन में बैठे हैं, वो इधर बैठा है तो वो उधर बैठा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं बैठे। ठीक है। हाँ। Four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which one of the following does not belong to that group? E, G, D, H. माने कि यहाँ पे H होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे के सारे ये कॉर्नर में बैठे हैं और H मिडिल में बैठा है। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारे एक अलग थोड़े से प्रकार के सेटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो बोल देगा कि ए बी के दूसरे स्थान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें स्थान पर बैठा है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि लाइन के अंदर टोटल कितने लोग बैठे हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि उस अरेंजमेंट में टोटल कितने लोग हैं, बस ये बताते रहेंगे कि ये सेकंड बैठा है, ये लेफ्ट बैठा है, ये राइट बैठा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, उसको ट्राई करके देखो, बनेगा तो ठीक, नहीं तो तुम्हें बता। चलो
ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एसबीआई प्रीलिम्स में। सर एक ना प्रॉब्लम है कि ना जैसे ये वाली लाइन होती है ना कि दे आर फेसिंग नॉर्थ, तो ना मैं यूं सोच लेती हूँ कि वो ऐसे नहीं बैठे, यूं भी तो बैठे हो सकते हैं बिल्कुल, जैसे जिसको कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल बैठे होंगे तो वो डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट होगी ना, नॉर्थ तो हमेशा नहीं, हॉरिजॉन्टली होगी ना। तो नॉर्थ तो आगे है ना, तो फिर वो सारे आगे देख रहे हैं। अरे बच्चे अगर वो नॉर्थ में देख रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बैठेंगे ना, और साउथ देख नहीं, रहे हैं जैसे तो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठेंगे। सीरीज में बिठा लो ना, आगे फिर सीरीज दूसरा फिर तीसरा फिर आगे, जैसे मान लो पहले नंबर ऐसे पे बोल रहे हो बैठा। क्या? हाँ हाँ हाँ, यही वाला। तो ये तो फिर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी ना इनकी, ये ईस्ट हो जाएगी ये वेस्ट हो जाएगी, इस तरफ वो अलग चीज हो गई। ऊपर क्यों देख रहे हैं ना? ऊपर की ओर देखते हुए एक के पीछे एक बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। तो एक बात बताओ, इसके इसमें फिर लेफ्ट राइट कैसे दे देगा? इसमें अप और डाउन देगा ना, डाटा देगा तो क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ठीक है। सेकंड फ्रॉम द टॉप, सेकंड फ्रॉम द बॉटम, इसमें लेफ्ट राइट थोड़ी ना देगा फिर। गुड अंजलि। गुड खुशी। गुड सिमरनप्रीत। चलो ठीक है। A certain number of persons are sitting in a room facing north. 4 persons are sitting between P and Q. अब यहाँ पर 4 पर्सन P और Q के बीच में बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है, ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? ठीक है। F सेट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, यानी कि यहाँ पे, और इस कंडीशन में यहाँ पे 1 पर्सन सीट बिटवीन F एंड S, तो यहाँ पर तो नहीं सकता, यहाँ पे हो जाएगा, और इस केस में यहाँ पे हो जाएगा। S sits at 8th position from one of the extreme ends, तो ये बोल रहा है कि S sits at the 8th position from one of the extreme ends, यानी कि एक कोने से S की पोजीशन 8 बन रही है। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट से तो नहीं होगा, तो 8 से बनेगा, राइट हैंड से बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तब जाकर ये लेफ्ट राइट हैंड साइड से 8 होगा। नीचे वाली कंडीशन में अभी मैं पता नहीं लगा सकता कि लेफ्ट से या राइट से। D sits third to the right of S, first second
इस कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड। H सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या ऊपर वाले कंडीशन कैंसिल हो रही है क्योंकि H सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q नहीं हो सकता क्योंकि H के फिफ्थ लेफ्ट Q के फिफ्थ लेफ्ट में P बैठा है, तो H नहीं बैठ पाएगा, तो H सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q होगा नीचे वाले कंडीशन में। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो है S एथ पोजीशन में बैठा था, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 एथ पोजीशन से हो गया एक्सट्रीम राइट हैंड से। ठीक, 8 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये बन गया आपका कंप्लीट अरेंजमेंट। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? समझ आया सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन? वेरी गुड हिमांशी, आपने कर लिया था ये, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। हुआ किसी से? चलो डिस्कस करते हैं इसको। A certain number of persons sits in a linear row. All of them are facing in the north direction. P sits third to the right of S. Only 3 persons sit between P and Q. तो ये दो कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, या फिर 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है। U sits third to the left of Q. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड U यहाँ पे आ सकता है। U sits third to the left of Q. U sits fifth from the left end of the row. ओके, तो 1 2 3 4, तो U फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो हो जाएगा। इस कंडीशन में 1 2 3 4, तो ये फिफ्थ ऑलरेडी है, तो यहाँ से फिर क्लोज हो जाएगा D। ठीक, R sits third to the left of U. फर्स्ट सेकंड थर्ड R यहाँ आ जाएगा,
और इस केस में R sits third to the left of you, first, second, third यहाँ आ जाएगा. Only 3 persons sit between W and T. Okay. Who is an immediate neighbor of R? यानी कि T is an immediate neighbor of R. तो अगर मैं T को यहाँ बैठाऊंगा तो 1, 2, 3 W और T के बीच में 3 लोग नहीं आ पाएंगे, यानी कि T यहाँ नहीं आएगा, T इस केस में आएगा यहाँ पे, और इनके बीच में 3 लोग 1, 2, 3 W आ जाएगा यहाँ पे. इस केस में R का सिर्फ एक नेबर बचता है तो T आ जाएगा यहाँ पे, 1, 2, 3 W आ जाएगा यहाँ पे. Only 6 persons sits to the right of W. W के राइट में सिर्फ 6 लोग रहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंद. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे बंद. M sits immediate left of O. ठीक है, तो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा मुझे. Only 3 persons sit between M and H. ठीक है. O does not sit left of P. O does not sit left of P. इसका मतलब क्या है? O sit to the right of P. अगर does not sit left of P का मतलब क्या है? O sit to the right of P. H does not sit at the extreme end of the row. तो H extreme end में नहीं बैठता, यानी कि H कॉर्नर में नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर P के राइट में O है तो ऊपर वाले केस में तो सिर्फ यहाँ पर ये O आ सकता है, और O के इमीडिएट लेफ्ट में M है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो कंडीशन बनेगी नहीं, तो ऊपर वाला केस गलत हो जाएगा. ठीक, अब P के राइट में O है तो देखो यहाँ पे तो नहीं आएगा. अब इन 5 चेयर में से कहीं भी डाल सकता हूँ. अब देखो यहाँ पर O को मैं यहाँ पे तो डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि O के इमीडिएट लेफ्ट में M है, तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा. अब देखो, अगर मैं O को यहाँ पे रखता हूँ तो इधर M आ जाएगा, और M और H के बीच में 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3 ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब O आपका यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक, फिर एक पोजीशन शिफ्ट करके देखता हूँ, तो O को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो M यहाँ आ जाएगा, तो 1, 2, 3 H को आप भी प्लेस नहीं कर पाऊंगा, तो ये भी O की पोजीशन नहीं बनेगी. फिर एक पोजीशन शिफ्ट करा, O को यहाँ रखा, M को यहाँ रखा, 1, 2, 3 H यहाँ गया. H कॉर्नर में नहीं है, M और H के बीच में 3 लोग हो गए, तो ये आपका जो कंडीशन है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है. समझ आया? समझ आया या नहीं आया हिमांशी? बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ आ गया. ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो? कितने लोग बैठे हैं रो के अंदर? तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 लोग बैठे हुए हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ठीक है. तो अब यहाँ पर आप देखो कि आपके इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, 24 और 25. ठीक है, तो मैं ये क्लास पीपीटी अभी आपको शेयर करवा देता हूँ मैडम के थ्रू, रूमा मैम के थ्रू. ठीक है, तो क्या करना, जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है ना 24 और 25, वो आप लोग हो गई है. ठीक है, बहुत अच्छा. ये क्लास पीपीटी शेयर हो गई? क्लास पीपीटी शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ, और वर्कशीट दोनों शेयर हो गए इसका मतलब. ठीक है, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 24, 25 वो भी ट्राई कर लेना, है ना, और इसकी वर्कशीट भी कंप्लीट कर लेना. तो जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें हम पजल नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, समझ आया सिटिंग अरेंजमेंट या नहीं आया ये बताओ. सर ये जो क्लर्क का एग्जाम होता है इसमें जो प्री है, प्री के मार्क्स होते हैं सिर्फ मेंस के काउंट होते हैं? किसके लिए काउंट करवाने हैं? जो एसबीआई क्लर्क है, जो प्री का एग्जाम होता है. प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्री का कोई भी मार्क्स आगे नहीं जाएगा. प्री सिर्फ आपने निकाल लिया, बस खत्म हुई. अच्छा, प्री के मार्क्स आगे कैरी ओवर नहीं होते. फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस के मार्क्स देके जाते हैं बस. ठीक है, अब मुझे बताओ सिटिंग अरेंजमेंट सब लोगों को समझ में आया? क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट. अब आपका काम है प्रैक्टिस करने का. सर मेरी पीपीटी में एक प्रॉब्लम है, थोड़ी बड़ी है, फिर टाइम. आपकी पीपीटी या मेरी पीपीटी? आपकी पीपीटी. हाँ बताओ कौन सी प्रॉब्लम है. ये क्या नाम है, ये बताती हूँ. ये वर्कशीट का डाउट तो नहीं है? 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन. थोड़ी बड़ी है, सब टाइम लगेगा. ले लोगे टाइम? नहीं अब अगली भी क्लास है, कोई बात नहीं.
ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। हाँ, इसमें ना क्या बोलते, दो केस बन रहे थे ना, एक तो आपने सोल्व करा दिया था, दूसरे मतलब एक तो ठीक हो गया था, दूसरे में ना केस बन रहे थे, तो वो मेरे से सोल्व नहीं हो रहे थे, दो केस, फिर उसमें ना दो केस और बन रहे थे, तो ऐसे फिर बहुत बन जाएंगे केस, फिर समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा ये वाला, ठीक है, याद दिला हाँ दो। ठीक है ओके। चलो, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।